अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ सईद और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ इस अखबार से करते हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं बहुत सारी खबरें उसमें सामने आती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव खबरें होती हैं क्योंकि जो मामलात सही नहीं हो रहे होते अखबार का काम होता है कि उनको रिपोर्ट करें। लेकिन एक ऐसी ख़बर है जो कि आज जिसने मेरी जो तवज्जो है वो अपनी तरफ मबजूल करवा ली है, और उससे मुझे ये बात याद आई कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत कुछ उसके अपने हाथ में होता है। वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मदद से ही हर चीज़ होती है, ये बात तो है, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ों का उसको इख्तियार दिया गया है कि अगर वो मेहनत करे, सही रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करे तो कामयाबी उस मेहनत की वजह से उसे मिल सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हालात ऐसे होते हैं कि आपको लगता नहीं है कि ये कभी बहुत बड़ी जगह पर या किसी बड़े ओहदे पर या किसी बड़े मकाम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें से भी बिल्कुल उन लोगों से में से भी ऐसे निकलते हैं जो बेहतरीन मेहनत करते हैं और कमाल पर पहुंचते हैं, उरूज पर पहुंचते हैं। और ये ख़बर क्या है? मछेरे के बेटे के वर्ल्ड स्कॉलर कप में 7 मेडल। अब कराची से इस बच्चे का ताल्लुक़ है और किमाड़ी का जो इलाका है कराची का, वो मुझे नहीं पता आप उससे वाकिफ़ हैं या नहीं है। ये बेसिकली सुना हुआ है सिर्फ। हाँ, किमाड़ी जो है बेसिकली ये समुंदर लगता है यहाँ से, और किमाड़ी से जो है वो फिर मनोड़ा के आइलैंड तक जाते हैं कश्ती में बैठकर। तो वहाँ पर मछेरे रहते हैं बहुत सारे, और उनका जो गुसर बसर है वो इसी तरीके से है कि वो मछलियाँ पकड़ते हैं और मार्केट में जो भी सप्लाई करते हैं वगैरह। तो वहाँ से ये ख़बर आई है कि जी इस बच्चे ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में, 14 साल का ये बच्चा है और इसका नाम है जी अमीर हमज़ा, और इसने 7 मेडल लिए। नाम भी उसका खैर माशाल्लाह नाम भी, लेकिन ये है कि ये तो खैर एक सब वो जिसको कहते हैं ना सब पोस्ट स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, छोटी छोटी बात। असल बात वही है कि कम वसाइल के होते हुए, कम जो प्रिविलेजेस हैं उनके होते हुए, अच्छा प्रिविलेज तबका इसमें ये सोचता है अक्सर, जब प्रिविलेज तबके का मुकाबला होता है ना अनप्रिविलेज्ड की जहनियत के साथ, जहानत के साथ, तो प्रिविलेज ये समझ रहे होते हैं और इनसिक्योर हो रहे होते हैं कि भाई ये तो जैसे हमारे बाप की जागीर थी कि इस ओहदे पर हमने पहुंचना था, एप्लीकेशंस भी हमने ही देनी थी, सिलेक्शंस भी हमारी ही होनी थी। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, ये बात तय है। नहीं होती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मजीद अपॉर्चुनिटीज अपने लिए रखते भी हैं, वो मार लेते हैं अगलों की भी अपॉर्चुनिटीज। कोई गरीब आदमी है उसका हुलिया देख के कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी का हुलिया देख के ये जो जेस्चर जो है ना, ये चीज़ ये हमें अपना तबकाती निज़ाम ये उस वक्त से आ रहा है। खैर जब से यहाँ पे गोरा नाफिज था, मतलब साम्राज्य की तरफ से ये चल रहा है, और आज तक हमारी फिर बदनसीबी ये हुई कि अलग तो हो गए हिंदू हमसे, लेकिन उनकी बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो आज भी हमारे मुआशरे का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं। उसको आप चाहे शादियों पे देखें, चाहे उनको आप मैयतों पे देखें, चाहे आप उसको जो उनके रिवाज है उससे देख लें। तो हमारा ना ताल्लुक इस्लाम से, ना उसका ताल्लुक किसी हमारे दीन के किसी अहकाम से, लेकिन हम उसको चलाए जा रहे हैं, उसको हमने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। और इसकी एक और बेहतरीन मिसाल आप देखें कि जो हमारे मसीही भाई बहन हैं वो हमारे साथ कहीं बैठ जाएं या कुछ हो जाए तो हम अजीब सा एक हिचकिचाहट महसूस करने लग जाते हैं। वो कि उसको तो अक्सर औकात तो ये होता है कि जी वो इस प्याले में पानी ना पियो, इस गिलास में इनको पानी ना पिलाओ। बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो खैर नहीं है। बहरहाल जो पॉइंट है वो ये है कि आप कहीं पर भी मौजूद हैं, किसी भी जगह पर मौजूद हैं, आप किसी भी हालत में हैं, आपके पास दौलत है नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी की तरफ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है अमीर हमज़ा। अच्छा सही, अमीर हमज़ा जी। नाज़रीन चलते हैं जी आज की दुआ की तरफ। और इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ये मामला आता है कि जब उसकी कोई चीज़ खो जाती है और आप फिर उसे ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही होती है, बड़ी परेशानी होती है। ख़वातीन के साथ अक्सर होता है ना, अंगूठी गुम गई या कोई वो नहीं, मर्दों के साथ होता है चाबियां रख के भूल गए, चाबी रख के हर चीज़ ख़वातीन पे उड़ेल। ये भी एक इस तबकाती निज़ाम का एक हिस्सा है, बड़ा अहम जो है कि हर चीज़, पैसे घूमेंगे औरत से घूमेंगे, पर्स घूमेगा औरत से घूमेगा, चाबियां खोएंगी औरत से खोएंगी, खामखा भाई। अच्छा चले आगे बात करें, चले। अच्छा जी ठीक है, माफ़ी भी मर्द मांग लेते हैं, सॉरी जी गलती हो गई, ये बात मैंने कर दी। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सॉरी बड़े अहम पॉइंट में आपको कहता है, लेकिन वो जो माफी वाला होता है मर्दों का, वो भी होता है इतना तुमने बोल बोल के, अच्छा भाई माफ करो, बोल बोल के शुरू ही हो जाती हो। ये वो वाली माफी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं की तरफ चलते हैं। अगर कोई चीज़ खो जाए तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ पढ़ने का कहा है, वो दुआ आपको दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा
الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة اردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. ए अल्लाह, ए गुमशुदा को वापस करने वाले और भटके हुए को राह दिखाने वाले, तू ही गुमशुदा को राह दिखाता है। अपनी कुदरत और ताकत के ज़रिए मेरी गुमशुदा चीज़ को वापस फरमा दे, क्योंकि वो चीज़ बेशक तेरी इनायत और तेरे फजल से ही मुझको मिली थी। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत दुआ कि यार मेरे मालिक, ये चीज़ तेरी ही कुदरत से हमें मिली थी और अपनी कुदरत से ही ये जो खो गई है इसे वापस लिया। बिल्कुल कदर खूबसूरत प्यारे सादे अल्फाज, और ज़ाहिर है जब वो अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलें तो उनसे जामे और उनसे बेहतर अल्फाज कोई नहीं हो सकते। अब बढ़ते हैं जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की तरफ, और सीरत में आज जिस वस्फ़ का हम जिक्र करेंगे वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र की बात करेंगे, माफ़ कर देना। ये बड़ा एक सख्त मामला होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कि जब उसके पास पावर हो, ताकत हो और कोई शख्स ऐसा उसके सामने आ जाए जिसने कोई गलती की हो, जुर्म किया हो, तो हम माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी, वो चंद वाक़यात से हम आपको समझाते हैं जी। फ़रात बिन हयान ये अंसार में एक शख्स का हलीफ था, अबू सुफियान की तरफ से। ये मुसलमानों की जासूसी पर मामूर था। अच्छा, अब जासूस जो है उसके लिए आप देखें आज के दौर में क्या कवानीन है, पकड़ के उसके तफ्तीश की और फिर उसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया। सिंपल, ये दुनिया में उसूल चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अबू सुफियान की तरफ से ये मुसलमानों की जासूसी पर मामूर था। ग़ज़वा खंदक में वो जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया कि जिसको जासूस है उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग उसको पकड़ कर लेकर चले। रास्ते में उसका गुज़र अंसार के एक हल्के पर हुआ तो उसने कहा कि जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, ठीक है। उसने ये बयान दिया। अब एक अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जी ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम उनके ईमान पर छोड़ते हैं, उनमें से एक फ़रात है। यानी अगर इसने कह दिया है कि मैं मुसलमान हूँ तो ठीक है, मान लेंगे। हम इस बात की वजह से इसको छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद ये शख्स जो था वो सद के दिल से ईमान लाया। हज़रत फ़रात जो है वो ईमान लेकर आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमामा में एक क़ता ज़मीन अता फरमाई जिसकी आमदनी 4200 थी। अच्छा, तो आपने उनका ख्याल भी रखा और मतलब सिर्फ एक जेस्चर कि ठीक है हमने इसको माफ़ कर दिया इस जुमले की वजह से। और देखें, अच्छाई से ही दीन की तरफ किसी को राग़िब किया जा सकता है। ज़बरदस्ती, गुस्सा, जंग, लड़ाई, इससे नहीं हो सकता। एक और वाक़या मैं आपको सुनाऊं। समामा बिन उसाल अल-यमामी, ये अहले यमामा का सरदार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शख्स कत्ल करना चाहता था और आपने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह इस शख्स को मेरे काबू में कर दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों का एक दस्ता नजद की तरफ भेजा और वो बनु हनीफ़ा में से एक शख्स समामा बिन उसाल को पकड़ कर लाए और उसे मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। अब इस शख्स की सूरत हाल देख लें कि ये मस्जिद सतून के साथ बंधा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पूछा, समामा क्या चाहते हो? तो उसने कहा, ये मोहम्मद, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो एक खूनी को कत्ल करेंगे, ठीक है। अगर आप एहसान करेंगे तो एक शुक्रगुजार पर एहसान करेंगे, अगर आप फ़िदिया चाहते हैं, ज़रा फ़िदिया चाहते हैं तो जिस कदर मांगेंगे मैं दे दूँगा। आपने ये जवाब सुना और कोई जवाब ना दिया और चले गए। दूसरे दिन भी यही गुफ्तगू हुई, तीसरे दिन भी यही गुफ्तगू हुई। तीसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि समामा को खोल दो, यानी कि उसे आज़ाद कर दो। अब वो कत्ल करने वाला शख्स है जो आपको कत्ल करने के लिए उसका इरादा था। अच्छा, और यहाँ भी बता रहे हैं जी कि आप कातिल को कत्ल करेंगे, इकरार जुर्म, इकबाल जुर्म, और फिर उसकी रियलाइजेशन भी उसमें भरपूर है। जी बिल्कुल। अब जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि इसे खोल दिया जाए, यानी इसे आज़ाद कर दिया जाए, तो वो मस्जिद के करीब एक दरख्त की आड़ में गया, गुस्ल किया, मस्जिद में आकर कलमा शहादत पढ़ा और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मेरे नज़दीक रूए ज़मीन पर कोई चेहरा आपके चेहरे से ज़्यादा मबगूज़ ना था, यानी जो मुझे बुरा ना लगता हो, लेकिन अब वही चेहरा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हाँ,
आपके मेरे नज़दीक कोई दीन ऐसा ना था जो कि आपके दीन से ज़्यादा मबगूज़ ना हो, लेकिन अब वही दीन सबसे ज़्यादा महबूब है। और मेरे नज़दीक कोई शहर आपके शहर से ज़्यादा मबगूज़ ना था, अब वही शहर मेरे नज़दीक सबसे महबूब शहर है। देखें कैसे काया पलट दी एक लम्हे। माफ़ी तो इसीलिए कहते हैं कि मुश्किल तरीन अमल में से है, लेकिन जो माफ़ कर दे फिर वो भी बहुत बड़ा आदमी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और वाक़या आपको सुनाते हैं कि अकरबा बिन अबू जहल जो है, उसने अपने बाप की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त दुश्मनी हमेशा करता रहा वो। अच्छा, फतेह मक्का के दिन वो भाग कर यमन चले गए और उनकी बीवी जो मुसलमान हो चुकी थी वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सिला रहम और एहसान करने वाले हैं। बिल्कुल, ये उसकी बीवी के अल्फाज थे। अच्छा, गर्ज वो अकरमा को बारगाह रिसालत में ले आई और अकरमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आपको देखते ही मतलब खड़े सलाम किया और वो उनको देखते ही खड़े हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते ही खड़े हो गए और ऐसी जल्दी में उनकी तरफ बढ़े कि उनकी जो चादर मुबारक थी वो ज़मीन पर गिर पड़ी। तो यानी वो वेलकम करने का जो उनका एक अंदाज था, एक तेजी और एक मतलब जिसको कहते हैं कि एकोमोडेटिंग, इतनी मतलब ये नहीं सोचा कि अब मैं बैठा हुआ हूँ तो वो आया है तो चलो बैठ जाएगा, थोड़ा सा उसको जरा वो भरम दिखाना होता है ना आम आदमी ने। लेकिन फिर वही बात है कि ये तो, और वो जुमला उस वक्त जो उन्होंने कहा था, हिजरत करने वाले सवार को आना मुबारक हो, ये उसकी काया पलट गई। बिल्कुल, ऐसे अल्फाज और ऐसे जो जेस्चर्स होते हैं वो किसी भी इंसान के दिल को पलट देते हैं। ये है जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र का बयान। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, वो लेकर चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। इलेक्शन कमीशन, अदलिया और अफवाज के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-इख़लाक़ जारी। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज़ कर रहा हूँ, अवाम तैयार रहे, इमरान खान। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने कुरानदाजी के बगैर तमाम आज़मीन को हज पर भेजने का ऐलान कर दिया। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद के हक में हों नवाज शरीफ। PTI दौर में 600 कारोबारी अफराद को $3 अरब सिफर शरह सूद पर देने का मामला, स्टेट बैंक से रिकॉर्ड तलब। फ़लस्तीनी शहर गजा पर इसराइली फ़ौज का हमला, हमास के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। अफ़गानिस्तान से निकलने का फ़ैसला दुरुस्त था, अमरीकी इनखला पर बाइडन इंतज़ामिया की रिपोर्ट जारी। चीन की सालसी, ईरान और सऊदीया ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। स्वीडन की अदालत का इस्लाम दुश्मन फैसला, कुरान पाक नज़र आतिश करने पर पाबंदी कलअदम। और पेरिस में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात के खिलाफ शहरी एक बार फिर सड़कों पर, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है देखिए। स्वीडन की खबर तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोसनाक लगी कि कानून वहाँ पर बदल दिया गया कि जी ठीक है अब आप कुरान करीम को जला सकते हैं। हाँ, इजाज़त है। बेवकूफ़ाना इनके अमल हैं और अपने खिलाफ भी आग लोगों के दिलों में भड़काते हैं। सिर्फ आग ही नहीं भड़काते, नफरतें पैदा कर रहे हैं बेसिकली। ज़रा सोचें, हम अगर उनकी मुकद्दस किताबों का कभी हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे लिए तो क्योंकि हमारे लिए सारी जो मतलब हमारा तो ईमान इसी चीज़ पे है ना कि हम तो उन मज़ाहिब, हर मज़हब का एहतराम करना है। बिल्कुल, और मतलब मसीही जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है उनको तो मानने वाले हम भी हैं, सिर्फ वही थोड़ी हैं अकेले। तो हम इस किस्म की कोई चीज़ सोच भी नहीं सकते। और हमारी हदीस से और हमारे कुरान हकीम से भी हमें ये पैगाम मिलता है कि किसी और के खुदाओं को, तुम उनके झूठे खुदाओं को भी तौहीन ना करो। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर, और उसकी लॉजिक ये है कि फिर वो पलट के तुम्हारी तरफ उसी किस्म का वार करेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और अभी हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, माफ़ी तो खैर फिर जाहिर है, माफ़ी रहमी उनकी। चले जी, ट्रेंडिंग स्टोरीज शिफा क्या बताएंगी आप? जिंदगी इसराइल के हवाले से मैं बात करूंगी, पाकिस्तान और इसराइल के हवाले वालों ने तो जो हालत की हुई है इस वक्त फ़लस्तीनियों की, रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा पर जो हमले हो रहे हैं उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। और वही बात जो कल आपने मुझे एक चीज़ भेजी थी कि वो अगर नक्शा देखें तो इतना सा एक जो है वो डॉट के बराबर इसराइल है और उसके पूरे इर्द गिर्द मुसलमान ममालिक हैं। और फिर भी वो देखें कैसी बदमाशी होती है। हिम्मत कोई नहीं कर सकता कि उसके आगे बोले, उठ खड़ा हो। तो उसके पीछे वजूहात कुछ ममालिक हैं जो करते हैं, मतलब जैसे लिबनान वगैरह हो गए, या उनका भी हाल क्या हो गया फिर। हाँ, लेकिन जो बोलता है उसका हाल तो मतलब, और जो नहीं बोलते करना चाहिए, उसके पीछे फिर वजूहात अलग होती हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इसराइल के हवाले
से बाकायदा सफारती ताल्लुकात तो इन दोनों ममालिक के नहीं रहे कभी और ना ही अब हैं। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई बराह रास्त तिजारत नहीं होती। ताहम गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम ये खबरें सामने सुन रहे थे, ट्वीट्स भी आ रही थी, खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान से इसराइल जो है कुछ अशिया खुर्दनोश गई हैं या कुछ ऐसी तिजारत का माल गया है और यहाँ से बाकायदा तौर पर इसराइल को अशिया भेजी गई हैं। अच्छा, अब इस हवाले से पाकिस्तानी यहूदी शहरी है और वो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में एक ही यहूदी शहरी है, वो खुद को बड़ा क्लेम भी करते हैं। पहले बहुत थे, पहले बहुत थे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जो हमारी कम्युनिटी का जो आबाई जो कब्रिस्तान है, बेसिकली जो हमारी कम्युनिटी का कब्रिस्तान है, उसके अंदर पुरानी खबरें यहूदियों की मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो हम तो जाकर जब भी जाते हैं जो हमारे कब्रिस्तान में, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि हाँ भाई कब्रों की क्या हालत है इस वक्त, वो क्योंकि वो ज़ाहिर है वो एक हिस्टोरिकल विरसा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तानी यहूदी शहरी फिशल बिन खल्द, उनका जिक्र बार बार आ रहा था इस सारी खबर के हवाले से। अब उन्होंने खुद इस मामले की तफसील बता दी है, एक्सप्लेनेशन दे दी एक तरह से। उनका ताल्लुक जो है वो फूड एंड बेवरेज के शोबे से है और उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान से मसाले और खुश्क मेवाजात जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं इसराइल। और वो कहते ही हैं कि मैं सामान UAE भिजवाता हूँ और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो इसराइल भेज दी जाती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी पाकिस्तानी अशिया जो हैं वो इसराइल भेजी गई हैं, लेकिन बराह रास्त तिजारत ज़ाहिर है वो मुल्क टू मुल्क या कंट्री टू UAE भेजते थे। हाँ, ये एक पर्सन जो है वो खुद इंडिविजुअल तौर पर वो भिजवा रहे हैं। और फिशल बिन खल्द जो है वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से मसालाजात और खुश्क मेवाजात जो है अपनी निगरानी में भिजवाता हूँ, एक्सपोर्ट कराता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्वालिटी चेक फिर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, तो मैं खुद क्वालिटी चेक रख रहा होता हूँ ताकि कोई शक क्वालिटी का रह ना जाए। और ये जो है वो इसराइल भिजवाते हैं पाकिस्तान से सामान। ठीक है जी, चले। अब ये तो फिर हुकूमत जाने और हुकूमत का काम जाने कि भाई ये क्या है और क्यों है और कैसे है और किस तरीके से। उन्होंने बेसिकली रास्ता भी बता दिया कि पहले मैं UAE भिजवाता हूं। तो वो देखें, यहाँ से आप किसी और मुल्क कोई चीज़ भेजते हैं, मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर मैंने भिजवा दिया, इट एंड्स अप एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो तो कहीं पर भी जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी और ज़रा साइंसी तरक्की की कुछ बात कर लेते हैं। देखें, डोमेन जो है वो साइंस वाला, वो मुझे ही आप पकड़ा देती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है बताएं। जदीद साइंसी जो तरक्की है, उससे कबल इंसान जो है वो ज़बान और मकान के गुंबद का सख्ती से असीर था, लेकिन जो डिजिटल शोबा है उसके अंदर तरक्की ऐसी हुई है कि अब हर शख्स अपनी सदा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाने की अहलियत रखता है। हमारी भी जो आवाज़ है वो सारी ग्लोबल विलेज पहुँच जाती है। अब हुकूमतें भी इस साइंसी तरक्की को मफाद आम्मा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और बरतानिया में 23 अप्रैल के दिन को 3 बजे मुल्क भर के मोबाइल फ़ोन्स बजेंगे। ये हुकूमत की तरफ से एक मुल्कगीर अलर्ट सिस्टम है, उसका टेस्ट होगा और तमाम मोबाइल्स पर एक अलर्ट मैसेज आएगा। 10 सेकंड तक वो अलर्ट मैसेज रहेगा। मोबाइल्स जो साइलेंट पर होंगे उनकी भी नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी। और उस जो तजर्बा है उसका मकसद ये है कि किसी भी ख़तरे से आवाम को ख़बरदार करने की सलाहियत को चेक करना है, ताकि किसी इलाके में तूफ़ान आया हो या आग लगनी या कोई भी इस तरह की सुनामी का ख़तरा है तो लोगों को अलर्ट भेजा जाए और उनकी जान बचाई जाए। इससे पहले इस ऐसी सर्विसेज अमेरिका में, जापान में, कनाडा, हॉलैंड, यूनान में इस्तेमाल की जाती रही है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पेश आने की सूरत में ये भेजे जाएंगे और इस तरीके से ये इसको करेंगे। तो ये इसमें मसला क्या है, इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेक्निकली क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते क्या? हमारे यहाँ भी वो अभी जब वो आया था ज़लज़ला अभी रिसेंट वाला, वो तो गूगल वाले अलर्ट थे ना, लेकिन हम ये तो इन्होंने एक सरकारी सतह पर बनाया। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? अमीन हक साहब, उनसे IT के मिनिस्टर साहब, वजीर साहब, आप ज़रा कराची की मरदमशुमारी की तरफ से थोड़े से 2-4 मिनट निकाल के इस चीज़ की तरफ देख लें। ये आइडिया अच्छा है और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आइडिया अच्छा है। और कितना सीरियस लेवल पे, अगर वो साइलेंट फोन्स भी बज पड़ेंगे तो फिर तो मतलब मामला सीरियस है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन मुझे कभी कभार सोचती हूँ कि डिप्रेशन ही ना हो जाए। देखिए, डिप्रेशन सिर्फ आपके आसपास के माहौल से नहीं होता। ये नई तहकीक में आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ थोड़ी बहुत साइंस की बातें मैं भी पढ़ लिख लेती हूँ, लिखती नहीं हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो वो हुआ ये अब कि तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात सामने आती थी कि इंसान हमेशा कम खाने की वजह से मरते थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद सदियां ऐसी हैं कि जब इंसान ज्यादा खाने की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। और जाहिर है वो हम देखते हैं ओबीसिटी है और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं। अच्छा, इसकी वजह से खुराक की जो बहुतायत, चिकनाई और चीनी का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल शामिल है ना, ये सारी चीज़ें हमें तो बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। अब साइंसदानों की एक नई तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक फास्ट फूड खाने से डिप्रेशन का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। नहीं भाई, ये जी, और खास तौर पे उन्होंने बर्गर्स आपकी तो जिंदगी में इस खबर को सुन के डिप्रेशन आ गई होगी। और क्या, अब ये भी नहीं खा सकते, चीनी भी छोड़ दी थी, कल को कहेंगे कि
ये भी छोड़ दो, मतलब हर चीज ही छोड़ दो। अच्छा, तहकीक के मुताबिक बर्गर खाना खुसूसी तौर पर डिप्रेशन में मुब्तला कर सकता है। उन्होंने तो बर्गर पे टारगेट किया हुआ है भाई। बिल्कुल। साइंसदानों के मुताबिक चिकनाई या चीनी से भरी हुई खुराक जिस्म में सोजिश का बायस बनती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अच्छा, ये सोजिश डिप्रेशन को जन्म दे सकती है। और साइंसदानों ने यह भी बताया है कि अगर बर्गर खाने के 15 मिनट बाद अगर आप नोटिस करें तो जिस्म में ग्लूकोज में इजाफा होता है, और ये कोई भी टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्लूकोज में इजाफा होता है और भूख का एहसास दोबारा जागने लग जाता है। तो ये अमल मुसलसल जारी रहे तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो अजीब ही सूरत हाल है भाई। मतलब बर्गर भी अब ना खाएं, मतलब इस दुनिया में बर्गर भी ना खाएं। चलो आगे बताओ। गुस्सा भी ना करें, आप खुद ये खबर लेकर आई हैं और आप खुद ही इस पर परेशान, छुपा दिया करें ऐसी बातें। नहीं ना, लाई तो इसलिए हूँ कि सब लोगों का फायदा हो। अगर मैंने अपना नुकसान खुद करना ही है तो चलो अपना तो मैं करूँ, लेकिन औरों को तो मैं फायदेमंद चीज बताऊँ ना। ये बात तो बिल्कुल सही है जी, बहुत सारे फायदे हैं। डिप्रेशन जो है वो तो खैर बहुत एक खतरनाक मामला है, हम लोग तवज्जो नहीं देते उसकी तरफ। तो बर्गर जो है उसको जरा खाते हुए जरा सोच रहे हैं कि ये डिप्रेशन की तरफ आपको लेकर जाएगा। अब जरा मार्केट की सूरत हाल भी देख लेते हैं, प्राइस मीटर देखते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है और जहां भी आप नज़र दौड़ाएं आपको हर मैदान में वो लड़कियां ज़बरदस्त काम करते हुए नज़र आती हैं। और शिफा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप खुश ना हो मेरी तो बात आप नहीं करते, वो तो मुझे पता है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे थोड़ी तवक्को रखूंगी कि आप मेरी बात करेंगे, बाकी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त खास तौर पर क्रिकेट के मैदान की बात कर रहे हैं। और क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की जो खवातीन की क्रिकेट टीम है, हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। और आज एक बड़ी ख़ास मेहमान उसी क्रिकेट टीम से हमारे साथ मौजूद हैं जी। और पाकिस्तानी खवातीन की जो क्रिकेट है, जो फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि जब उन्होंने 176 रन की इनिंग खेली इस खातून ने, तो बस फिर तो लोग इनके दीवाने हो गए। वैसे भी बड़ा इनका खेल ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी बैटिंग करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा अमीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सिद्रा, हैप्पी बर्थडे जी, सालगिरह मुबारक हो आपको। आज बड़ा ख़ास दिन है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी तो रात में फैमिली वालों ने केक सरप्राइज दिया मुझे और अभी सुबह सुबह उठ के आप लोगों का वेट कर रही थी। फोन अभी काफी मेरा भरा पड़ा। क्या बात है। आज रात को कोई कौन होगा? आज रात को कोई प्रोग्राम, कोई दावत वगैरह आपने रखी है घर पे, तो हम आ जाए। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। आज आपको पता अफ्तार पार्टी है हमारी फैमिली की, तो अफ्तार पार्टी पे अफ्तारी करेंगे, साथ में केक वगैरह कट करेंगे। अच्छा चलो भाई, रात के खाने का इंतजाम हो गया आज का। ये इंटरेस्टिंग है कि अफ्तारी पे केक भी होगा। ये अलग कॉम्बिनेशन है। तो वैसे अदरवाइज कैसे मनाती हैं अपनी बर्थडे, घर वालों के साथ या फ्रेंड्स फैमिली? बिल्कुल ऐसे।
आपको पता है कि रात में फैमिली वाले सरप्राइज़ देते हैं, सुबह मेरी फ्रेंड्स आ जाती है मेरे घर सरप्राइज़ दे रहे। तो बल्कि कल भी मैं एक इफ्तार पार्टी पे गई थी तो वो सारे मुझे इनवाइट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली के साथ बर्थडे इस बारी सेलिब्रेट करने दो, मैं तुम लोगों के साथ फिर कर लूँगी। सो ऐसे ही है, फैमिली फ्रेंड्स मेरा काफ़ी करते हैं, सो मैं अपनी बर्थडे इन लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ ज़्यादातर। चलिए जी, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा अपनी कहानी ज़रा लोगों को सुनाएं, किस तरीके से आपका क्रिकेट की तरफ आना हुआ, आगाज़ कैसे हुआ, कैसे टीम तक पहुंची? बस जी मैं कहती हूँ एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। जब उसने खेलना स्टार्ट किया मुझे भी नहीं आइडिया था कि मैं कभी पाकिस्तान टीम में जाऊँगी भी और खेलूँगी भी, लेकिन शौक़ शुरू दिन से था। खेलती मैं हर गेम थी। आपको पता है ना, वो जो एक निकम्मा बच्चा समझ लें या अच्छा बच्चा समझ लो क्रिकेट की मतलब लाइक कॉलेज की या स्कूल की हर गेम में होता है। सो मैं उनमें से एक बच्ची थी। सो बस ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं क्रिकेट आ गई, क्रिकेट से मैं कहती हूँ एक्चुअल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। अच्छा, क्या बात है। लेकिन ऐसे बच्चे को तो और ज्यादा फिर सख्ती का मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि वो घर वाले जो पढ़ता लिखता जरा कम है। हाँ। तो घर वाले कहते हैं तुम पहले कम पढ़ते लिखते थे और आप तो बिल्कुल ही खेलों में चले गए। तो आपको कुछ हुई थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस या नहीं? आपके पेरेंट्स ओपन थे? नहीं, मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट थी वो मेरे घर से थी। जो सोसाइटी का प्रेशर तो था, अभी भी है, लेकिन मैं कहती हूँ वो बहुत मिनिमम हो गया, कम हो गया, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि पढ़ना है। तो मैंने जीसी से अपना एमएससी भी कंप्लीट किया है और मैंने साथ साथ क्रिकेट को भी कंटिन्यू रखा है। तो स्टडी पे सब कहते थे कि नो कम्प्रोमाइज़, जितना मर्जी खेलो लेकिन पढ़ना आपने लाजमी। तो मैं ये भी कहती हूँ कि शुक्र है कि मैं साथ साथ पढ़ती रही। ये है ना बेहतरीन कॉम्बिनेशन। क्रिकेट के साथ लेवल 1 भी किया है, 2 भी किया है। तो चीज़ें कंटिन्यू है हमारी। तो वो जो क्रिकेट आपकी जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे तो वो ग्राउंड्स वगैरह इस तरह के मामलात हैं कि वहाँ पर तो लड़के ही खेल रहे होते हैं। तो वो एक लड़की को ये शौक़ कैसे पैदा हुआ क्रिकेट की तरफ जाने का? क्योंकि वो एक तो लड़कियाँ जा नहीं रही होती हैं, और फिर उस शौक़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट या कह लें सपोर्ट किसने किया कि हाँ तुम खेलो और तुम इस गेम में आगे जा सकती हो? मैं कहती हूँ माशाल्लाह जी आई एम वेरी लकी कि मेरे माशाल्लाह से भाई काफ़ी ज़्यादा है। एवरीवन नोज़। अब तो मुझे लगता है मीडिया को भी मेरी कहानी काफ़ी हद तक रट गई होएगी क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 5 भाई हैं, मैं घर में छोटी हूँ, एक भाई मेरे से छोटा है, बाकी सब मेरे से बड़े हैं इवन। सो इस वजह से मैं कहती हूँ मुझे ये एज था। एक भाई जाता था तो एक के साथ चली जाती थी, अगर दूसरा मुझे मना करता था तो तीसरे के साथ मैं चली जाती थी। तो ये मुझे काफ़ी हद तक मुझे एज था। तो मैं कहती हूँ कि मेरे भाइयों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मेरे अम्मा अब्बा ने तो जो स्ट्रगल किए, लेकिन मुझे ले जाना छोड़ना, बाइक तक का सफ़र, रिक्शों का सफ़र जैसे उन्होंने मेरे साथ तय किया, ना उन्होंने बारिश देखी ना उन्होंने कोई धूप देखी। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं जहाँ अभी हूँ इसमें मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वाकई भाई सही बात है। अच्छा, अब आपने कहा कि 6 भाई हैं आपके माशाल्लाह, और टीम में भी वैसे एक वो निदा डार है, वो मुझे भाई लगती है। जिस तरह वो अपना अग्रेसिव स्टाइल और उनका हेयर स्टाइल और स्टाइल है ना, मुझे तो बड़ी पसंद है जी। वो कुछ उनकी फिर आपसे मेरा ख्याल है ज़्यादा दोस्ती होगी। हाँ बिल्कुल कह सकती है। निदा डार काफ़ी मैं कहती हूँ मजाकाना उनका वो है बिहेवियर, तो उनके साथ काफ़ी सबकी बनती है और वो प्लेयर भी बहुत अच्छी हैं। एवरीवन नोज़। अभी तो खैर से वो कल ही अनाउंस हुई हैं कैप्टन। सो विश यू गुड लक टू हर के अच्छा काम हम करें जैसे हम सब मिल के कर रहे हैं, और एक पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाएँ ताकि आने वाले लोग फॉलो करें और इसको एज ए कैरियर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपना क्या मुस्तकबिल देखती हैं, कहाँ तक खुद को पहुंचाना चाहती हैं? हाँ, टारगेट में। अब मुस्तकबिल तो आपको पता है यही है कि जब तक आप परफॉर्मेंस देते हो आपका नाम है, आपका प्राइड है। सो आई विश कि मैं अपनी इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करूं और डबल से डबल मेहनत करूं ताकि मुल्क और पाकिस्तान के लिए हम काम करें और लोग हमें भी जानें, हमारा भी नाम हो और पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ करके जाएं कि लोग हमें याद करें। बस मेरा यही अब मकसद है। और ये बात है कि जो हमने चीज़ें फेस की है, आई विश कि जो आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों से को फेस नहीं करे, ना करे। बिल्कुल रेजिस्टेंस जाहिर है। बिल्कुल रेजिस्टेंस। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेल और फीमेल दोनों बताइए।
यार मेरे ना वैसे फेवरेट प्लेयर्स बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो आजकल हाँ, विराट कोहली तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है शुरू दिन से ही। उससे पहले मुझे धोनी बड़े पसंद थे, वो तो लेजेंड है। तेंदुलकर बड़े पसंद थे। अभी पाकिस्तान की तरफ से लेजेंड है एग्जैक्टली, उनकी मुझे एक स्ट्रेट शॉट बड़ी पसंद है शुरू दिन से ही। सो अभी वैसे तो मुझे नहीं आइडिया था वर्ल्ड कप में, छोटा सा किस्सा भी ऐड करती हूँ। वर्ल्ड कप में मैं अभी रिसेंट जो हम न्यूजीलैंड में खेले हैं ना, तो मैंने बड़ी एक इंग्लैंड की लड़की को ना स्ट्रेट ड्राइव मारी। तो आई डोंट नो वाई आईसीसी ने खुद ही कह दिया कि ये ऐसे लग रहा है सिमिलर शॉट है तेंदुलकर के साथ। तो वो भी बड़ा एक मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था कि इतने बड़े लेजेंड के साथ मेरी शॉट भी ला रही है यार। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने पोस्ट भी शेयर की, आईसीसी ने बहुत शेयर की थी पोस्ट, वो पड़ी भी होगी। हाँ जी ऐसा ही है। और रिजवान और बाबर की मुझे कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी लगती है, दोनों खेलते बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो एक जबरदस्त टीम। हाँ यही है कि उन दोनों की रनिंग बिटवीन विकेट मुझे बड़ी पसंद है। सो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। अच्छा, और कौन सी ऐसी जिसको आप कहें बॉलर है जो आपके सामने जब आती है तो आपको लगता है कि इसको फेस करना ज़रा मुश्किल है? नहीं वैसे ऐसे बॉलर्स कभी मैं वैसे काफ़ी तेज़ बॉलर्स खेलती हूँ, तो मुझे बल्कि सब लड़कियाँ पूछती हैं यार इसकी ये पेस आ रही थी, ये पेस आ रही थी, तो तुम्हें कैसा लगा? मैं कहती खैर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं ये कह देती हूँ कि जब शबनम इस्माइल आती है वो ज़्यादा बहुत अच्छी बॉलर है, बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर है। तो उसको देख के मैं कहती हूँ यार ही कहाँ आ गई है, और वो करती हुई ओपन बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से। हाँ बिल्कुल, तो वो ज़्यादा अच्छी मुझे बॉलर लगती है। अच्छा ये भी हमें बताएं कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि भाई मैं चाहती हूँ कि हम भी ज़रा पॉपुलर हों, तो पॉपुलैरिटी जो है वो क्या मतलब ऐसा नहीं होता कि आपसे लोग आके सेल्फीज बनवाएं और आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएं? ये लेवल अभी तक नहीं आता क्या? नहीं लेवल आ गया, लेकिन उस हद तक लेवल नहीं है कि लोग बस हम उतरे और लोग पीछे पीछे आ जाएं। अभी जो सीधी सी बात है वो ऐसा लेवल अभी नहीं है। ये बात है कि जो क्रिकेट देखती हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया। मतलब एक दो ऑफिसेज में गए हैं तो वहाँ लोगों ने कहा कि जी आप सिद्धना अमीन है, हमने आपके मैचेस देखे थे। तो ये मैं कहती हूँ कि जो मुझे लगता है ऑफिस सबका है वो हमें थोड़ा जानने लग गया। पब्लिक साइड पे अभी भी कम है, लेकिन बहुत बेहतर है पहले से। बिल्कुल सही सही। अच्छा एक और चीज़ बताएं, अब आ जाते हैं ज़रा टेक्निकल क्रिकेट के ऊपर ना। आप बैटर है, ठीक है, आपका फेवरेट शॉट खुद कौन सा है? मेरा फेवरेट शॉट वैसे स्ट्रेट ड्राइव है और कट पुल, मेरे ये तीनों शॉट है, लेकिन स्ट्रेट ड्राइव मेरी ज़्यादा मुझे पसंद है अपनी। सही। अच्छा और अगर हम जी हाँ, और कौन सा ऐसा है कि जो आप कोशिश करती हैं लेकिन वो आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत अभी करनी है, हाँ। ठीक नहीं हुआ तो उस पर मजीद इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी? मैं कहती हूँ क्रिकेट ना एक बॉल की गेम है, बैटर की लाइफ बहुत टफ है। जबकि बॉलर कहते हैं नहीं यार आप लोगों की गेम ज़्यादा इजी है। मैं कहती हूँ नहीं यार हमारी गेम ज़्यादा, मुझे तुम लोगों के पास 6 बॉल है, हमारे पास 1 बॉल है। सो मुझे लगता है वैसे तो मैं हर शॉट की प्रैक्टिस करती हूँ। इवन मुझे सब कोचेज इवन कहते हैं तुम 1 बॉल पे हर शॉट खेल लेती हो, तो लिमिटेड रहा करो, लिमिटेड खेला करो। सो प्रैक्टिस तो चलती रहती है। वैसे एज एन मुझे लगता नहीं कि कोई मज़ीद हो कि मैं आउट तो होना ही होता है, उसकी मैं बात नहीं करी, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर शॉट खेलूँ और उसकी ट्राई करूँ नेट्स में। बिल्कुल। अच्छा अब ज़रा हम ये भी बात करना चाहेंगे कि जी चूँकि रमज़ान है और रमज़ान आपका किस तरह गुजरता है और उसकी क्या फीलिंग एक होती है। हर इंसान जो है वो ज़ाहिर है रमज़ान का शेड्यूल बिल्कुल एक अलग हो जाता है उसका, और उसकी एक्टिविटीज़ और इबादत और सारा। हाँ जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह तो पढ़ते हैं, टाइम भी देते हैं, अल्लाह ताला कबूल करें ये चीज़ें हमारी। और उसके अलावा ये है कि रमज़ान में एक्टिविटी ये होती है ज़रा सुबह में लंबा सोने को मिल जाता है, आम रूटीन में ऐसा नहीं होता। तो अभी जैसे आपके इंटरव्यू के बाद स्ट्रेट अवे मैंने अपनी बैटिंग और जिम के लिए ही जाना है, तो जिम ज़्यादातर मैं शाम में कर लेती हूँ ताकि रोज़े से पहले थोड़ी देर कर लूँ ताकि फिर फटाफट रोज़ा खोल लूँ आगे।
तो मेरी ये रूटीन होती है। नहीं तो अब सम टाइम जैसे पहले टाइम सेशन कर लिया, लाइक जिम का कर लिया या बैटिंग का कर लिया, फिर आफ्टर अफ्तारी या जिम कर लिया या बैटिंग कर ली, तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, मतलब कभी दोपहर में कभी शाम में। लेकिन आज मैं सुबह में जाऊँगी, शाम में मेरी अफ्तारी है, तो फिर अभी मैं सुबह सेशन करूँगी अभी दोनों जाके आपके इंटरव्यू के बाद। तो रोज़े में प्रैक्टिस करना या सेशन करना, ये जो फिटनेस के हवाले से है या नेट्स वेट्स, ये मुश्किल लगता है आपको? लगता है कि बंदा ज़्यादा ज़रा मेहनत हो रही होती है? हाँ जी, नो डाउट, क्योंकि पानी का ही एक फैक्टर है, वही पीते हैं तो ज़रा सुकून हो जाता है। हर वक्त खाना पीना थोड़ी होता है ट्रेनिंग में, लेकिन ये है कि पानी की बड़ी शिद्दत फील होती है। बट ये कि वो एक तरफ से स्ट्रेंथ भी देती है आपको, कि फॉर एग्जांपल अगर आप 90s पे खेल रहे हो या 80s पे खेल रहे हो, सम टाइम आपको एम्पायर भी टाइम नहीं देता, तो अब फिर आप वहाँ पुश करते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि यार मैं इतने पे खेल रही हूँ, बस मैंने अपने आप को पुश करना है, तो फिर इस तरह पुश भी करते हैं, एक स्ट्रेंथ मज़ीद बिल्ड होती है इनर, कि यार आपने कैसे अपने आप को अपनी चीज़ों की तरफ लेके कंप्रोमाइज़ करना है, पुश करना है अपने आप को। तो मैं कहती हूँ ये ज़रा हो जाता है, लेकिन पानी की फील होती है मुझे काफ़ी। ऐसे ही तो नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ से आपने हाईएस्ट स्कोर बनाया है जी। बहुत शुक्रिया सिदरा अमीन, और बेस्ट ऑफ लक फॉर। और हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरह रिकॉर्ड्स बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान की लड़कियों, देख लो सिदरा अमीन, सीखो सिदरा से सीखो। बिल्कुल, थैंक यू सिदरा, बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन ज़रा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ उगती हैं उनके फ़वाइद हमें पता नहीं होते। अब अदरक हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अदरक के फ़वाइद बेशुमार हैं, जिनमें वज़न में कमी लाने से लेकर खून की गर्दिश बेहतर करना शामिल है। और इसके अलावा अदरक में ऐसा नमक मौजूद होता है जो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद बाहर से अदरक मंगवाता है, जिस पर सालाना कई मिलियन डॉलर का जो कीमती ज़र मुबादला होता है वो उस पर खर्च होता है। लेकिन अब जो है वो साइंसदानों ने एक ऐसी किस्म बना ली है अदरक की जो पाकिस्तान में काश्त की जा सकती है। वो किस्म क्या है, कैसे बनाई गई, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनात साइंसदान डॉक्टर आमिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर। ये वाकई सच खबर है कि हम पाकिस्तान में अदरक अभी तक नहीं उगा सकते थे? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान एक साल में तकरीबन 90,000 टन अदरक इंपोर्ट करता है, जिसके ऊपर खतीर ज़र मुबादला वो खर्च होता है। तो वजह क्या थी, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ हर मौसम है ज़ाहिर है, लेकिन साजगार अगर नहीं था कोई माहौल, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी जिसकी कमी थी अभी तक? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि बेसिकली अदरक जो है ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की क्रॉप है, और इसमें ये होता है कि इसके लिए जो मुतदल दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है 15 डिग्री से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और 1971 से पहले अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से मेरा तल्लुक़ है, उस पर काम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहाँ की जो आबोहवा है वो इसके लिए साजगार थी, और वहाँ इसकी प्रोडक्शन होती थी, और वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर काम करता था। 1971 से इस पर काम हो रहा है। अयूब रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात होते रहे, चूँकि दुनिया में हमारे जितने हाई टेम्परेचर पे कहीं भी अदरक ग्रो नहीं होता था, इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों का जो बीज है उसको यहाँ टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के नतीजे ये निकले कि ये मतलब जो बीज होता था इम्पोर्टेड, वो फेल हो जाता था, और हमारे जो मौसमी हालात हैं उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्शन नहीं होती थी, और इस तरह ये तजर्बात चलते रहे। कभी तो अब जो आप लोगों ने जो एक नया ये बनाया है अदरक की टाइप जो बनाई है, जी अब जो अदरक की जो टाइप बनाई गई है कि जो कि पाकिस्तान में जिसको आप उगा सकते हैं, वो क्या है और कैसे वो काम किया जाए? जी उसमें यह है आरी जिंजर 2023 के नाम से इसको रिसेंटली पंजाब सीड काउंसिल ने अप्रूव किया है। इस जो किस्म को टनल के अंदर, जो वॉक इन टनल होती है जिसकी 7 फीट हाइट होती है, उसके अंदर उसके ऊपर शेडिंग नेट डाल के और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ उसको पानी देने के बाद इसकी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। और जो हमारे पिछले 3 साल के ट्रायल हैं उसमें कितना जो पोठोहार है उसके अंदर इसकी भरपूर प्रोडक्शन आई है, और वहाँ पे इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे शुरू हो चुकी है। तो अब जो हमने वैरायटी बनाई है इसका डेफिनेटली हम सीड मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को देंगे, और फार्मर जो है इससे जो फ़ायदा उठा के मुल्की जो हमारी ज़रूरत है
उसको पूरा करने के लिए अपनी जो रोल है वो उसमें प्ले करेगा। इससे ना सिर्फ इस अदरक की जो क्वालिटीज़ हैं, जो खसूसियात हैं, न्यूट्रिशन, वो जी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो वो अगर कंपेयर किया जाए जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो थोड़ा सा मैं बता दूं, जब भी कोई वैरायटी डेवलप होती है उसके सारा पैरामीटर्स पहले टेस्ट किए जाते हैं। उसमें डिजीज़ डाटा 2 साल का मस्ट होता है, उसमें पैथोलॉजिकल एंटोमोलॉजिकल जो इंसेक्ट पेस्ट का डाटा है वो होता है, और साथ साथ न्यूट्रिशनल क्वालिटी का डाटा जो है वो भी 2 साल का मस्ट होता है। तो जो ये हमारी किस्म है ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाइज भी हर तरह से ये बेहतर है। और ये बल्कि मैं कहूँगा कि जो बाहर से इम्पोर्टेड होता है उसमें समटाइम ये होता है कि उसका वेट गेन करने के लिए उसको मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ, या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या उसका रंगत निखारने के लिए उसको मुख्तलिफ केमिकल से ट्रीट किया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो जो लोकली ग्रोन जिंजर होगा उसकी क्वालिटी हर तरह से इम्पोर्टेड जिंजर से बेहतर होगी, और वो हमारी अपनी सॉइल का होगा, और कीमत भी कम होगी। किसी तरह भी इम्पोर्टेड जिंजर से कम नहीं होगा, और कीमत भी डेफिनेटली कम होगी। और कितना अरसा लगेगा अब इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कि ये अदरक जो है हमारे मुल्क में उगना शुरू हो जाए और मार्केट में दस्तयाब हो? जी डेफिनेटली इसमें यह है कि पहले 2 साल हम इसका सीड मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को देंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 साल में जो है 20% तक इसकी जो इम्पोर्ट है वो कम की जा सकती है। और इसी तरह जब ये ट्रेंड बन जाएगा, फार्मर को एक हाई वैल्यू क्रॉप मिलेगी, तो हाँ जी इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया करेंगे। डॉक्टर आमिरा हमारे साथ मौजूद थे जी। अदरक उगाएं और ज़र मुबादला बचाएं, ज़र मुबादला बचाएं। वो भी हमने आपको दे दी, और टैगलाइन भी दे दी है, अदरक उगाओ ज़र मुबादला बचाओ। वाह वाह वाह। तो ये है सूरत हाल। ये हुकूमत देखिए आजकल हर शख्स जो है ना वो कर रहा है बचत स्कीम, बचत प्रोग्राम है। तो आप जिससे पूछेंगे वो आपको एक खूबसूरत टैगलाइन दे देगा मार्केट करने के लिए किसी भी इस किस्म के बचत वाले प्रोजेक्ट को। वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बड़ी खास शख्सियत से आपकी एक मुलाकात कराएंगे। मारूफ तरीन पाकिस्तान के नात ख्वानों में शामिल हैं, और क्या खूबसूरत ये नातिया कलाम जो हैं वो पढ़ते हैं, और लोगों का दिल जो है वो पिघल जाता है। तो ब्रेक के बाद इनसे आपकी कराएंगे खास मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अल्फाज की तख्लीक ख्यालात की तशहीर करने के लिए हुई थी। यही वजह है कि अक्सर जब जज्बात के इजहार का वक्त आता है तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, और अगर ये जज्बात कायनात की सबसे अजीम तर हस्ती से मोहब्बत के हों तो अल्फाज की कही दामनी और भी शदीद हो जाती है, और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, आप एंक्शियस भी हो जाते हैं कि पता नहीं उस शख्सियत के लिए ये अल्फाज अदा हो रहे हैं तो कहीं कोई कमी बेशी रह ना जाए। अच्छा, अब नात की अगर बात की जाए तो नात अरबी ज़बान में कहते हैं तारीफ़ को, और शायरी की ये जो सिन्फ है ये सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और उनसे इज़हार अक़ीदत के लिए मखसूस है। सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी बरे सग़ीर की उन नात ख़ां शख्सियात में शामिल हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार अक़ीदत के लिए यूँ कहिए कि वक्फ़ कर दी, सर्फ़ कर दी। और उनके वालिद भी नातिया अशार कहने में कमाल रखते थे। सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी की खूबसूरत आवाज़, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी, उम्दा कलाम का इंतखाब और सबसे बढ़कर इश्क़ रसूल के जज्बे ने मिलकर उन्हें दीगर नात खानों से मुमताज़ बना दिया है। आज हमारे साथ फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब मौजूद जी। अस्सलाम वालेकुम सोहरवर्दी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। रमज़ान मुबारक हो सर, आपको बहुत बहुत। आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइए सबसे पहले कि रमज़ान की मसरूफियात होती क्या हैं आपकी? फ़िलहाल तो रमज़ान की मसरूफियात ये है कि किसी चैनल पर रफ्तार है, किसी चैनल पर सहरी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रमज़ान का ज़ाहिर माहौल। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम अपने नाजरीन को ये बता सकें कि आपका नात पढ़ने का जो आगाज़ था वो कब हुआ, कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है कि मैंने नात जो पढ़ना शुरू की, सीखी, और उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मीडिया पे पढ़ा। सब मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरबियत का ये सारा फैज़ान है कि मैं पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ के लिए मदऊ किया जाता हूँ, बुलाया जाता हूँ। लोग जो हैं बहुत शौक़ से सुनते हैं।
अकीदत से सुनते हैं, मोहब्बत से सुनते हैं। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदो सना के लिए अल्लाह ने मुझे वक्फ किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आपको अपनी पहली नात याद है कि जो आपने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी और कौन सी वाली पढ़ी थी? मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह कराची में बगदादी मस्जिद मॉडर्न क्वार्टर्स है, उसके खतीब व इमाम रहे अल्हम्दुलिल्लाह 1955 से लेकर 2001 तक। 2001 में उनका विसाल हुआ। अच्छा। तो बगदादी मस्जिद मॉडर्न क्वार्टर्स में जश्न ईद मिलादुन नबी की तकरीबात होती थी, उसमें मैंने 5 साल की उम्र में पहली नात शरीफ पढ़ी। अच्छा, और उसका क्या रिस्पांस था? क्या कुछ बता सकेंगे कौन सी नात थी वो? बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैं उसका एक शेर आपको सुना देता हूँ। जी जी। कोई आपसी शान वाला नहीं है, कोई आपसी शान वाला नहीं है, कोई आपसी शान वाला नहीं है, कोई तुमसे रुतबे में बाला नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। कोई तुमसे रुतबे में बाला नहीं है, समझ लो हरीसुन अलैकुम का मतलब, समझ लो हरीसुन अलैकुम का मतलब, मोहम्मद ने किसको संभाला नहीं है, मोहम्मद ने किसको संभाला नहीं है, कोई आपसी शान वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत कलाम। अच्छा, आपको याद है आपकी ट्रेनिंग का सिलसिला क्या था? और आजकल के लड़के लड़कियां जब नात की तरफ आते हैं तो हमें ये पता होता है कि बहुत मरतबा उनकी आवाज़ को बेहतर बनाने के वो सारे तरीक़ेकार वो नहीं अपनाते जो कि पुराने वक्तों में जो नात खां होते थे वो किया करते थे। तो आप ट्रेनिंग को कितनी अहमियत देते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने तो मुकम्मल ट्रेनिंग जो तरबियत ली अपने वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से ली। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा टिप्स दूंगा लोगों के लिए, नात खानों के लिए जो नात की फील्ड में आना चाहते हैं। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आवाज़ को खूबसूरत बनाने का सबसे हसीन तरीका यह है कि आज़ान दें। अच्छा। आज़ान देने से स्टेमिना आएगा, सांस बढ़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपके लहन में खूबसूरती पैदा होगी। आज़ान दें, आज़ान देने से आवाज़ खूबसूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वाकई बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, अब नात में भी हमने ज़रा प्रोग्रेशन देखी है। एक पहले दौर की, पुराने दौर की नात पढ़ने का अंदाज़ था, आजकल के दौर में नात पढ़ने का अंदाज़ है। आपको क्या फ़र्क महसूस होता है इन दोनों अंदाज में? मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो हमारे असलाफ का तरीका है वो तो है, और लोग बड़े शौक से उसी तरीकों को सुनते हैं। जिद्दत पसंदी जितनी भी आती गई, मेरे ख्याल में उस जिद्दत पसंदी को आर्जी तौर पे तो तस्लीम किया गया होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा तस्लीम किया गया होगा। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नात का पैटर्न है, जो नात का स्टाइल है, वो जो शुरू से चला आ रहा है वो आज भी जिंदा है, और इंशाल्लाह इस नात के स्टाइल को, इस नात के अंदाज को अल्लाह तबारक व तआला कायम व दायम रखेगा। बिल्कुल, आमीन, आमीन। बिल्कुल। अच्छा, आपकी अपनी पसंदीदा नात कौन सी है? मेरी जो पसंदीदा नात है वो मैं आपको 2-3 शेर सुना देता हूँ। जी, जी। और ये मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत शौक से सुनते थे। अच्छा। ये मेरी भी पसंदीदा नात है। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल,
कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। आमीन आमीन। इस नात पर तो सुभान अल्लाह भी और आमीन दोनों ही कहे जाएंगे। अच्छा, तो ये भी बताइए कि आप नात के कलाम की सिलेक्शन कैसे करते हैं, और जब ट्यून कोई बनाते हैं कलाम की तो क्या देखते हैं सबसे पहले, कैसे होता है ये सारा मामला? देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे कलाम अगर अपील करेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। और जब मैं उस कलाम को देखता हूँ और उसके अशार बहुत उम्दा होते हैं और उसमें एक बेसाख्तापन होता है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत का भरपूर इजहार होता है, तो फिर उस कलाम के इंतखाब के बाद मैं उसकी धुन, जिसे आप तर्ज कह लें, वो बनाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कई तर्जें जो मीडिया पर हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से सब लोगों के सामने है। बिल्कुल सबके सामने है और बड़ी पसंदीदा भी है। मेरी अपनी जाती तौर पर पसंदीदा आपका जो मनकबत है, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, वो है। और इसके अलावा जो दो नातें, जो ये तीन नातें जो मेरी हमेशा प्लेलिस्ट में हिस्सा रहती हैं, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम और फासलों को तकल्लुफ है, और मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ जो है, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो कलाम है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पूरी दुनिया में शोहरत अता फरमाई। और नात मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सारे सब लोगों ने पसंदीदा का इजहार किया, वो है खुश रवि अच्छी लगी, न सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा अगर वो कलाम हो जाए, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम, और फिर आपका अंदाज सर, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि दीन की तबलीग जो है उसमें नातिया कलाम या नातों ने कितना किरदार आपके ख्याल में अदा किया है? मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा दौर में दीन इस्लाम की तबलीग का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो नात खानी है। अगर वो खुलूस नीयत के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लोगों के दिलों तक पहुँचाने की इस नीयत के साथ आप इस फरीज़े को अदा करेंगे, तो मैं इसे तबलीग का बहुत मौसर तरीन ज़रिया समझता हूँ। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कहीं भी चले, अफ्रीका चले जाएँ, लोग बहुत शौक़ से, जिस शौक़ से नात सुनते हैं, वो अपनी मिसाल आप है। तो इस चीज़ को, इस तरीक़ेकार को अगर हम इख्तियार करेंगे तो दीन इस्लाम की तबलीग का बेहतरीन जरिया नात खानी है। सही। अच्छा, कुछ और मैं भी ज़रा पूछना चाहूँगा आपसे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर कभी ऐसा इत्तफाक हुआ कि आप गए हों और वहाँ आपने नात शरीफ पढ़ी हो? मैं तो हुज़ूर को नाते सुनाता हूँ, खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता सुनाता हूँ। और इस दफ़ा मैं जनवरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में था, तो एक नात, दो शेर मैं आपको सुनाऊंगा जब मैंने हुजूर को बार बार सुनाया वहाँ पर। जी ज़रूर। अस्सलातो व सलाम ए सरवरे दुनिया दी, सुभान अल्लाह, ए शहे खूबान आलम, खुसरवे दीने मुबीन, या शफी अल मुज़िल नबी, या रहमतल लिल आलमीन, या शफी अल मुज़िल नबी, या रहमतल लिल आलमीन, शाफ़े रोज़े जज़ा
तू है तो कोई गम वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। शाफ़े रोज़े जज़ा तू है तो कोई गम तू है तो कोई गम नहीं, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि किस किस सरबराह मुमलिकत के सामने नात पढ़ने का आपको मौका मिला? सब लोगों के सामने पढ़ा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, जनरल ज़ियाउल हक साहब से लेके परवेज़ मुशर्रफ साहब तक सबको मैंने नातें सुनाई हैं। सही। और उसमें कौन से ऐसे सरबराह मुमलिकत थे जिनको आप ये महसूस करते हैं कि जिन्होंने बड़ी रग़बत से नातिया कलाम सुना हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत शौक़ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सुना था। और वो मुझे उनका वो जो सुनना है नात शरीफ सुनना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भूलता नहीं है। बहुत इन्हमाक से, बहुत मुनहमिक होकर और पूरी अक़ीदत के साथ उन्होंने नात शरीफ सुनी थी मुझसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे, आपकी आवाज़ में हमेशा असर रखे और इसी तरह आपकी ज़ुबानी हम खूबसूरत कलाम सुनते रहें। सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू उनसे हुई। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और मामला है हमारी ज़िंदगी का, और वो मामला है शादी का। अच्छा, शादी का मामला इतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरी शादी का मामला ज़्यादा मुश्किल है। अब इस मामले को आसान करने के लिए तो वो करनी क्यों है? नहीं मतलब किसी को भी करनी हो सकती है ना, ये तो नहीं, वो नागहानी हालात में तो वन कैन अंडरस्टैंड। नहीं मतलब जनरली हालात में भी हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी नागहानी हालात में ही हो। आम हालात में भी अगर कोई करना चाहे तो वजूहात हर एक की अलग अलग होंगी। मैं इस बारे में मैं अभी दूसरी पहली तो हुई हुई है। हाँ, माशाल्लाह क्लैरिटी के साथ हाँ सवाल पूछूं? नहीं, मैं दूसरी नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों? मुझे लगता है कि ठीक है, सही है, अच्छा है, गुड है, सही है, गुड। कहीं फड्डे ज्यादा हो जाए जिंदगी में? नहीं, फड्डे अभी नहीं है, ये आपने मुझे कश्मकश में डाल दिया। मैं सेगमेंट की तरफ जाऊँ, ये अभी मैं अपनी जिंदगी के मामला शादी और दूसरी शादी की तरफ जाऊँ? क्या कर रही है आप? सारे प्रोग्राम का आपने मेरा वो जो है ना वो टेम्पो तो मैं सोचने में पड़ गया हूँ कि मैं दूसरी शादी करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा। नहीं, ये सीरियस सवाल है, इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, मैं और अवैस मध्य मुकाबिल कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स। नहीं, और मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं, आपको खास तौर पे डिस्कस करें ना कि भाई करने का मूड है, इरादा है, कभी फ्यूचर में कहीं कभी सोचा हो, ऐसे ही उड़ती एक ख्याल गुजरा हो जहन से, वो दौलतमंद अमीर बेवा वगैरह, इसमें मैं अलग से बात करेंगे ना, डिजिटल उसकी तरफ चलते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव है जी, डिजिटल इनिशिएटिव है, ये एक वेबसाइट है। और वेबसाइट का नाम क्या है? नाम पता है? नाम सेकंड मैरिज secondwife.com सेकंड वाइफ दूसरी बेगम.com दूसरा हस्बैंड नहीं, अच्छा चलो, दूसरी वाइफ secondwife.com ये एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट जो है वो क्या करती है और दूसरी जो शादी जिन्होंने करनी होती है उनको किस तरह फैसिलिटेट करती है, इस वेबसाइट के क्रिएटर हैं जी आज़ाद चायवाला साहब, और बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को राग़िब करते रहते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि भाई ये दूसरी शादी या secondwife.com ये वाला मामला क्यों आया, चक्कर क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बड़ा शुक्रिया आपका वक्त दिया। तो पहले तो ज़रा ये वेबसाइट बनाने का आइडिया किस तरह आया ये थोड़ा बताएं, क्या आइडिया है जी, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? मैंने देखा कि जी दुनिया में एक प्रॉब्लम है, बढ़ते जा रही है। हाँ। एंड अल्लाह ने एक उसका हल दिया हुआ है, लेकिन उस हल को भी हमने एक टैबू समझ लिया, बना लिया। हाँ। तो somebody हैज़ टू गो आउट देयर और उस सुन्नत को फिर से रिवाइवल देना है, तो व्हाई नॉट मी। तो मुझे टेक्नोलॉजी आती है बनाना, तो मैंने बना दी है वेबसाइट। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपको टेक्नोलॉजी बनाना आती है। अच्छा, लेकिन अब कुछ लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि आपने जो ये वेबसाइट बनाई है ये शादी के लिए नहीं बनाई, ये डेटिंग ऐप है। और लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर दो लोग इस ऐप पर मौजूद हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि वो शादी करने के लिए मौजूद हैं, ना कि वैसे ही जी दोस्तियां करने के लिए, गप्पे लगाने के लिए। और जी तो ये कैसे पता चलेगा? लोग तो तनकीद करते हैं। वैसे तो अगर मैं अपनी जगह यही कहता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या मार्का मारा, उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया हुआ, लेकिन खैर उनको साइड पे करते हैं। हाँ। देखिए, बाज़ार हम बंद नहीं कर सकते, बिकॉज़ वहाँ पे भी तो वही डेटिंग होती है। कैफ़ेज़, यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पे जितनी डेटिंग होती है शायद किसी और जगह पे होगी। हर बंदे को अपना जवाब अपने अल्लाह को खुद देना है, उनकी नीयतें अल्लाह ही जानता है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है
अब उसका अगर गलत इस्तेमाल कोई करेगा तो फिर वो हम तो नहीं उसकी जिम्मेदारी ले सकते, ना वो हमारी नीयत थी। बिल्कुल सही, ये पॉइंट सही है भाई। छुरी है, अब छुरी से आप कत्ल करें या फल काटें, ये आपके ऊपर है, आपकी नीयत के ऊपर है। आज़ाद साहब, ये वेबसाइट अभी मैंने अपने सामने ये खोली है लैपटॉप पर, तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर ये जो वेबसाइट है बरतानिया और यूरोप के ममालिक के लिए है, और तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले भी इसके मेंबर हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं? दैट इज़ करेक्ट। बनी तो ये यूके यूएस वाले मुसलमानों के लिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर साल एक साइकिल सा बना हुआ है, रमज़ान आते ही ये मुद्दा फिर से शुरू हो जाता है एंड इट्स गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी इन पाकिस्तान। तो हमारे आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन द टॉप 4 कंट्रीज़ जो हमारे मेंबर्स हैं। तो अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी अब हमारी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ज़रा ये वेबसाइट देख लूँ, आप फिर अगला सवाल कर लें ज़रा। सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन की फीस का जो है वो क्या सूरत हाल है, किस मरहले पर वो शुरू हो जाती है और कितनी होगी इसकी सब्सक्रिप्शन? तकरीबन $20, और तब जब आपने किसी से एक्चुअली रब्ता करना हो। आप प्रोफाइल्स देख सकते हैं, आप सूटर्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब आपका दिल करता है ना कि भाई ये बंदा अच्छा सूटर बनेगा, तब उनसे रब्ता करने के लिए यू हैव टू पे। और इससे पहले भी बहुत सारे मरहले हैं। वी डू अ लॉट ऑफ वेरिफिकेशन अपनी तरफ से, जितनी हम कर सकते हैं, जितना टेक्नोलॉजी अलाउ करती है, ताकि वी अवॉइड स्कैम प्रोफाइल्स, दूसरा तीसरा, और अगले बंदे का जो ये करने जा रहे रब्ता वो इंशाल्लाह कामयाबी हो। सही है, चलो $20 तो कोई मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसको मैं देख लूँगा। लेकिन मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि इसका ये पूरा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और इसके अंदर ये पूरी आपकी डिटेल्स ली जाती हैं। ये ऐसे ही नहीं हर शख्स इस पर आके जो है वो बस देखना शुरू कर दे। तो ये ज़रा मुझे बताएं कि इसमें क्या सिर्फ उन लोगों की ही रजिस्ट्रेशन होगी जो कि पहली शादी जिनकी हो चुकी है वही रजिस्टर कर सकते हैं इस पर? यस, पहले वाले भी रजिस्टर हो सकते हैं। जिन्होंने पहले शादी करनी है उनके लिए आसानी हो जाएगी फ्यूचर में दूसरी करना, क्योंकि उन्होंने इस वेबसाइट से बिस्मिल्लाह की है। बट अल्टीमेटली जो इसका जो आइडिया यही था कि शादीशुदा मैन जिनको दूसरी बीवी चाहिए और नहीं मिल रही, वो यहाँ जाके रजिस्टर हों, और दूसरी तरफ जो खातूनें जो बेवाएँ हैं, जो समझ लें कि सोसाइटी ने उनको साइड पे कर दिया, सोसाइटी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, और उनके भी दिल हैं, उनको भी हस्बैंड्स चाहिए, और वो इस बात पे राज़ी हैं कि उनको दूसरी वाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होती, तो उनके लिए वेबसाइट बनी थी। ओके, सही, बिल्कुल ठीक है। और अब तक आप कितने लोगों की शादियां वैसे करा चुके हैं? हज़ारों, यही कह सकता हूँ। वी डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट फिगर, क्योंकि जब लोग शादी कर जाते हैं वो हमें कम ही बताते हैं कि जी थैंक यू लेटर्स बहुत आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही एक्चुअली हमें बाकायदगी से बताते हैं कि जी ये जी हमारा निकाह नामा है। हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम उम्मीद भी करते हैं, और जितने हमें मैसेजेस आए हैं वहाँ से हम अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि हज़ारों, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलो, बस सक्सेस रेशो भी इसका मतलब है ठीक ही है। तो ज़रा एक मिनट मैं मज़ीद भी देख लूँ। ठीक है, सही है तो मुझे आसान वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन लग रही है। मैं ज़रा मज़ीद इसको एक्सप्लोर करता हूँ। सब्सक्रिप्शन है लेकिन पैसे देने होंगे। कर इंशाल्लाह देखते हैं। मेरे कुछ हैं दोस्त जो करना चाह रहे हैं। आजकल $20 आजकल 283 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना डॉलर की जो टिकर चल रहा था वो मैंने देखा 283 × 20, यानी कि तकरीबन 6,000 रुपये। तो ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। सेनेट में इजलास जारी है जी। अच्छा, सेनेट में भी इजलास जारी है। बिल्कुल सेनेट में इजलास जारी है। बड़ा अहम इजलास है और इजलास ही चल रहे हैं आजकल, कभी इधर इजलास। आप सेनेट देखें, मैं तो ये वेबसाइट देख रहा हूँ नाज़रीन। आप सेनेट की तरफ जाना चाहें, चल ओके। अच्छा, वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक में हमने ये सिलसिला भी शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में और दीगर ऐसी जो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उन शोबों में लोगों के लिए रफ़ाही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपके डोनेशंस के, आपके चैरिटीज़ के मुंतज़िर रहते हैं, सारा साल ही रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़कात देते हैं और वो ये फ़ैसला कर रहे होते हैं कि किस इदारे को ज़कात देनी है, किन को दें और किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क में। तो इलाज बीइंग द
प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई स्टेट को फराहम करना होता है, किसी भी रियासत को फराहम करना होता है लोगों को बेहतरीन इलाज के मौके, लेकिन जब रियासत कहीं नहीं कर सकती तो फिर प्राइवेट इदारे जो हैं वो सामने आते हैं। और ऐसा ही एक इदारा है शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। कैंसर ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल, बहुत ही महंगा और बहुत ही सब्र आज़मा मरहला होता है किसी भी इंसान के लिए। कैंसर के हवाले से पाकिस्तान में शौकत खाना मेमोरियल जो हॉस्पिटल है उसका काम हम सब जानते हैं, सब वाकिफ़ हैं। आज हम इसी अस्पताल के हवाले से बात करेंगे। कौन है हमारे साथ मौजूद? हमारे साथ डॉक्टर आसिफ लोया साहब मौजूद हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं शौकत खानम के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और बड़ा शुक्रिया आप लोगों का, आपके तवस्सुल से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अस्पताल की पहुंचा सकते हैं लोगों को। एंड जो हमारी कॉज है उसके बारे में बता सकते हैं, ज़कात की ज़रूरियात के बारे में और डोनेशंस के बारे में। बिल्कुल सर, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिव जो इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहें कि इस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उसकी वो कितने मरीज़ों का इलाज कर रहा है, कितने हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं, कितने बेड्स हैं, ये अगर थोड़ा सा बता सकें आप प्लीज़। जी ज़रूर। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,80,000 नए कैंसर के मरीज़ जो हैं वो हर साल डायग्नोज होते हैं। और जो शौकत खानम है उसकी जो इंटेक है हर साल वो तकरीबन 13,000 से 15,000 नए कैंसर के पेशेंट्स हम सिस्टम में इंडक्ट करते हैं। और पिछले साल अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिस्टम में नए इंडक्ट हुए और जो ऑलरेडी मौजूद थे वो तकरीबन 45 से 50,000 हमने कैंसर के मरीज़ जो हैं उनका इलाज किया। अच्छा। और उसके ऊपर तकरीबन 11 अरब रुपए ख़र्च किए गए, जो कि सारे के सारे ऑब्वियसली ज़कात जो जितनी भी थी वो सब इन गरीब मरीज़ों के इलाज के ऊपर ख़र्च की गई। इस वक्त जो हमारे 2 हस्पताल काम कर रहे हैं, एक लाहौर के अंदर जो कि 1994 में जिसने काम करना शुरू किया, पहला अस्पताल था, और फिर 2015 में पेशावर का अस्पताल जो है वो बना। जो लाहौर का अस्पताल है इस वक्त तकरीबन 195 बेड्स उसके अंदर हैं, और जो पेशावर का अस्पताल है उसमें तकरीबन 50 के करीब बेड्स जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी जो तादाद है वो हर साल बढ़ती जाती है डिपेंडिंग के हमारे कितने नए कैंसर के मरीज़ जो हैं वो आते रहते हैं सिस्टम में। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए और फिर दूसरे जो सूबों की ज़रूरियात है जैसे कि कराची है या अंदरून सिंध है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कराची का अस्पताल के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। और इंशाअल्लाह उसका ढांचा जो है वो तैयार हो चुका है, फिनिशिंग का काम जो है वो अब जारी है। और दिसंबर 2023 में इंशाअल्लाह हमारा प्लान है कि इस अस्पताल को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। सही, ठीक। अच्छा, और सर कोई ऐसे नंबर्स भी आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन के लिए कि कितने पेशेंट्स जो हैं वो अच्छे या जो बुनियादी इलाज है उसकी अदम दस्तयाबी के बावजूद के बायस जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और फिर जब हम इन नंबर्स का जायजा लें तो ये नंबर्स हमें फिर क्या बताते हैं? जी, तो तकरीबन 1 लाख, जैसे मैंने बताया, 1,80,000 नए कैंसर के मरीज़ जो हैं वो डायग्नोज होते हैं हर साल पाकिस्तान के अंदर। और इनमें से तकरीबन 80,000 के करीब जो हैं, 40 से 80,000 के करीब जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं बिकॉज़ कैंसर का इलाज उनको मैसर नहीं होता। जिस हिसाब से मुल्क में कैंसर के नंबर हैं उसको देखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शौकत खानम जैसे तकरीबन 20 हस्पताल आपको मुल्क में चाहिए ताकि हर किसी को सहूलत कैंसर की जो ट्रीटमेंट की सहूलत है वो मैसर हो सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप देखें नंबर कितना बड़ा है, 40 से 80,000। हम कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे 80,000 लोग जो हैं वो शहीद हुए, तो उस हिसाब से हर साल अगर हमारे यहाँ पर इतने लोग कैंसर की वजह से जाँबाक हो रहे हैं तो ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों के पास जो डोनेशंस जमा होती हैं किस किस डोमेन में वो यूज़ होती हैं, इस्तेमाल उनका क्या क्या होता है, कितने फ़ीसद मरीज़ ऐसे हैं कि जिनका इलाज आप लोग डोनेशंस की मदद से करते हैं? जी, ज़कात तो जितनी भी कलेक्ट होती है वो सारी की सारी ये जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट पे खर्च हो जाती है। हम लोग जब से अस्पताल बना है 1994 से और अभी तक, और आगे भी हमारा यही प्लान है कि 75 से 80% जो हमारे मरीज़ हैं उनको हम 100% सपोर्ट के ऊपर ट्रीट करते हैं और उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। दूसरा ये कि इसके अलावा जो बाकी रह जाते हैं वो फिर या तो 100% खुद पे कर रहे होते हैं या कुछ पार्शल सपोर्ट के ऊपर होते हैं, लेकिन 75 से 80% ऐसे मरीज़ हैं जो
बिल्कुल टोटली हस्पताल की जो ज़कात से जो ट्रीटमेंट है वो उनके ऊपर ख़र्च की जाती है। एंड ये एक ऐसा नंबर है जो हमने मेंटेन किया हुआ है जब से अस्पताल बना है, और आगे भी हमारा इंशाल्लाह यही प्लान है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो डोनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? इस वक्त जो इस साल की अगर मैं आपको बताऊं तो जो तकरीबन रिक्वायरमेंट है वो 23 अरब रुपए है, जो कि जिसमें ज़कात भी शामिल है, डोनेशंस भी शामिल हैं, अस्पताल जो 2 इस वक्त काम कर रहे हैं उनको चलाना भी शामिल है। इसके अलावा 16 अरब रुपए हमें चाहिए सिर्फ कराची अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसका ढांचा तैयार हो चुका है, वो फिनिशिंग का काम उसमें जारी है। तो जो टोटल इस वक्त हमारे पास बजट है इस साल का वो 39 अरब रुपए है, जिसमें से 16 अरब रुपए कराची अस्पताल के लिए हैं, तकरीबन 7 अरब रुपए ज़कात के हैं, तकरीबन 8.7 अरब रुपए जो हैं वो अस्पतालों को चलाने के लिए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स वगैरह के हैं, और बाकी जो मैं आपको बताऊं तो डोनेशंस वगैरह के ज़िम्मे में आते हैं। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है इस साल कराची का अस्पताल मिला के वो 39 अरब रुपए है। 39 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट, और ज़ाहिर है फिर ये वो रिक्वायरमेंट है जो हम सब ने, सारे पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, हम सब ने पूरी करनी है और इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ज़ाहिर है जब एक अस्पताल बन गया, दूसरा बन गया, तो इंशाल्लाह कराची वाला भी अस्पताल बनेगा और मज़ीद मरीज़ों का भी इलाज होगा। अच्छा, लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, ये भी प्लीज़ बताइएगा। बेसिकली हमारी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वहाँ पे डोनेशंस के तरीके भी बताए गए हैं। आप कैश के ज़रिए, बैंक ऐप्स के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप डोनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आपके घर आके डोनेशन कलेक्ट कर ले तो 0800-11-555 पे आप कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमारा नुमाइंदा आपके घर आ जाएगा और आपसे कलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा सारी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में हम एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रन चैरिटी के ज़िम्मे में मौजूद हैं, और वहाँ पे भी आप डायरेक्ट डोनेशंस दे सकते हैं, वो टैक्स डिडक्टेबल भी होती है। और इंटरनेशनल डोनेशंस के लिए भी हमारी वेबसाइट पे हर किस्म की सहूलत मौजूद है। आप जिस भी कंट्री से डोनेशन देना चाहें, जिस तरह भी देना चाहें, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या बैंक के ज़रिए या और भी मज़ीद तरीक़ों के ज़रिए जो उन ममालिक में मौजूद हैं जैसे पेपैल वगैरह है, तो वो भी आप कर सकते हैं, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आसिफ लोहिया, मेडिकल डायरेक्टर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि हमें खुद आगे बढ़ के इस किस्म के इनिशिएटिव्स को मुल्क में चलाना भी है और इनको बढ़ाना भी है। गवर्नमेंट की सूरत हाल का हम सबको पता है, बिल्कुल, और वहाँ पर जितना काम हो रहा है वो कर रहे हैं। नहीं मतलब जाहिर है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जितना काम हो रहा है, जैसा काम हो रहा है, कहीं पर अच्छा हो रहा है, कहीं पर सही नहीं हो रहा, जाहिर है वो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। बिल्कुल, और हम सिर्फ उन्हीं से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारा कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड करना है। बहुत बहुत मुखय्यर हजरात भी मौजूद हैं, और हमने सब ने देखा है कि जब कोई नागहानी आफत आती है तो किस तरह सारा पाकिस्तान जो है वो एक जान होकर उन लोगों की मदद करता है जो कि उस नागहानी आफत से बराह रास्त मुतासर हो रहे होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला वो बात यहाँ पे मुझे याद आ गई इमरान खान साहब की कि जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने कहा नहीं बन सकेगा, ये क्या नहीं बन सकेगा, फिर चल नहीं सकेगा, तो बना भी, चला भी, फिर बढ़ा भी, तो इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। इससे पाकिस्तानी कौम का जो अज़म है, जो जज्बा है, वो आपको एक तरीके से नजर आता है हमेशा कि कोई भी, जैसे हमने अब्दुल बारी साहब से बात की थी, डॉक्टर अमजद साकिब साहब से बात की थी, फिर दूसरी तरफ आप देखें SIUC जो हमारा एक इदारा है, अदीब रिजवी साहब का, वो अब एक नया एक हॉस्पिटल की तरफ वो उसको लेकर जा रहे हैं। पहले किडनी का था और लिवर ट्रांसप्लांट का था। तो इस किस्म के इदारे तो बहुत पाकिस्तान में मौजूद हैं, तालीम के हों या सेहत के हों, ये दोनों हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक दूसरे के हवाले से। और गवर्नमेंट की भी वैसे तो प्राइम ड्यूटी है तालीम देना। बैरून मुल्क भी तो यही होता है ना, जैसे आप यूके का बताएंगी अब हमें, जैसे मैंने फौरन पे आपको उस लाइन पर ले आऊंगा। हाँ नहीं, यूके में तो होगा, वैसे तो वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो, लेकिन वहाँ पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। हॉस्पिटल्स तो मेरा ख्याल है कि सरकारी ही ज्यादा काम करते हैं। NHS का इदारा है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं। और छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। फिर जाहिर है फार्मेसीज में भी कभी कभी डॉक्टर बैठा होता है, वो कंसल्टेंसी दे रहा होता है। कुछ उनके वहाँ पर जनरल प्रैक्टिशनर्स का मामला होता है कि GP आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया घर के किसी करीब
वाले डॉक्टर के साथ, और उस पर उतना ही लोड पड़ता है फिर कि जितने घर के, जितने उसके इलाके में आसपास घर हैं, शहरी रिहाइश पजीर हैं, तो वो सिस्टम्स डेवलप करने की बात है। और जब तक ये सिस्टम्स बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में फुली डेवलप नहीं हो जाते, तो तब तक हम सब ने मिलकर मदद करनी है फिर ऐसे इदारों की। बहुत शुक्रिया शिफा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई हमें नाजरीन, बहुत आप प्लीज़ इनकी बातें सुना करें। और आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।